गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। पर्यावरण पारिस्थितिकी की आज ये 12 नंबर की क्लास है, जिसे हम लोग करेंगे आज टॉपिक मरुस्थल। मरुस्थल से रिलेटेड हम लोग टॉपिक करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ भी आपको पढ़ाऊं, मरुस्थल का मतलब होता है ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर कोई कृषि नहीं होती है, वीरान, लोगों की संख्या बहुत कम है। रहते हैं कुछ लोग लेकिन ज्यादा लोग नहीं रहते। ऐसी जगह जहां पे पेड़ बहुत बहुत दूर पर दिखाई देते हैं। बरसात, अगर वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है तो वहां पे बरसात 25 सेंटीमीटर तक, और अगर शीत मरुस्थल है, जैसे अपने यहाँ भारत में मरुस्थल है एक शीत मरुस्थल आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख में, वहां पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो ऐसी जगहों पे शीत मरुस्थल, उष्ण कटिबंध में गर्म मरुस्थल होते हैं। ठंडे और गर्म दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पूरे विश्व में कितने मरुस्थल हैं। नियम वही रहेगा मरुस्थल का, ठंडे और गर्म का। तो यहाँ पे ये पूरा मैप बना हुआ है। मैपिंग के बारे में आपको बता दूं, इसे हिंद महासागर कहते हैं, इसे प्रशांत महासागर, और इसे भी प्रशांत महासागर ही कहते हैं। इसे आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसे अंटार्कटिक महासागर, ऊपर वाले को आर्कटिक महासागर कहते हैं। इस भाग में यहाँ पे कैस्पियन सागर और साथ में यूराल पर्वत जोड़ ऐड कर दिया जाए तो ये एशिया और ये यूरोप हो गया। दोनों मिला के यूरेशिया बनता है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है दक्षिण अमेरिका, उत्तर में है उत्तरी अमेरिका कहते हैं। सब पता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ज्यादा डिटेल में। यहाँ हमें सिर्फ समझना है कि कहाँ कहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, प्लस आप एक काम करो, आप अपने नोटबुक में इस तरह से बना लो, सेट कर लो। एक दिशा में लिख लो, एक साइड में मरुस्थल और वो किस देश में है। ये इस तरह से टॉपिक बना के लिखना और याद करना पड़ेगा। मैपिंग में भी ऐड करते जाओ तो आपको कुछ आसानी होगी। शुरुआत करते हम लोग करने की। पहला लिखेंगे सहारा मरुस्थल। ये आपका यहाँ लगभग 11 से 12 देशों के बीच जो है उसे सहारा मरुस्थल कहते हैं। बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, लीबिया, ट्यूनीसिया, चाड वगैरह बहुत सारे हैं, मोरक्को। तो इन सब में जो है मरुस्थल, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के अंदर भी दो मरुस्थल हैं, एक का नाम है लीबिया और एक का नाम है नूनिन। लिख लेंगे लीबिया मरुस्थल, और एक है नूबियन। लिख देता हूं आपको, नूबियन, शायद दिक्कत हो। नूबियन मरुस्थल ये यहाँ पे ही पाए गए। ये लीबिया और ये नूबियन मरुस्थल कहाँ पाए गए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। आगे ये यहाँ पे देखो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में यहाँ बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। सारे नाम लिख लेंगे एक साथ, जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से मरुस्थल पाए जाएंगे लिख लेंगे, मैं बोलने दे रहा हूँ। जो भी मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं उनके सबके नाम लिख लीजिएगा। एक मरुस्थल है बारबर्टन, गिब्सन, ये मरुस्थल के नाम है। सिम्पसन, बारबर्टसन, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे मरुस्थल यही पाए जाते हैं, इसी जगह पे पाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सारे के सारे मरुस्थल हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ग्रेट सैंडी, ये एक देश है जिसका नाम है अरब कंट्री। इसे यहाँ पे सऊदी अरब, कतर, रियाद वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। और क्या नाम है उसका, दुबई वगैरह यहाँ पे सारे पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से लिख लेंगे? नाफूद, हमद, ये सारे मरुस्थल कहाँ पाए जाएंगे? सऊदी अरब में। एक का नाम है रब अल खाली, ये 3 मरुस्थल है, नाफूद, हमद, रब अल खाली। ये तीनों मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तीनों मरुस्थल सऊदी अरब में पाए जाते हैं। गोबी मरुस्थल, ये रूस और चीन के बॉर्डर में पाया जाता है।
गोबी मरुस्थल रूस और चीन के बॉर्डर में। कालाहाड़ी मरुस्थल पाया जाता बोत्सवाना में। कालाहाड़ी मरुस्थल बोत्सवाना। एक यहाँ मरुस्थल है तकला मकान, चीन में पाया जाता है। मरुस्थल का नाम है तकला मकान। मरुस्थल है तकला मकान। तकला मकान। यहां पे एक है, उसका नाम है सोनोरान। मरुस्थल है, उसका नाम है सोनोरान। कहां पे है? अमेरिका और मैक्सिको की बाउंड्री पे, दोनों की सीमाओं के बीच में पाया जाता है सोनोरान। ये नामीब एक मरुस्थल रह गया था, नामीबिया में पाया जाता है। नामीब मरुस्थल, नामीबिया। ये कराकुम है, तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। थार मरुस्थल, पाकिस्तान प्लस इंडिया। भारत में 40% है और पाकिस्तान में 60% है इसका हिस्सा। लिखेंगे सोमाली। सोमाली, सोमाली में पाया जाता है। सोमाली मरुस्थल सोमाली में। आटाकामा, आटाकामा ये पाया जाता है चिली में। आटाकामा मरुस्थल चिली। लिख लेंगे उज्बेकिस्तान में, यहां पे है तुर्कमेनिस्तान के पास में उज्बेकिस्तान। यहां पे पाया जाता है काइजिल कुम। काइजिल कुम, काइजिल कुम मरुस्थल है, उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। ईरान में पाया जाता है दस्त ए लुत। दस्त ए लुत ये एक है मरुस्थल, ईरान में पाया जाता है। ईरान में एक और पाया जाता है दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर, ये ए से ईरान, ए से ईरान याद रखेंगे। दस्ते लुत, दस्ते कबीर दोनों ईरान में पाए जाते हैं। यहां एक पाया जाता है मोजेब, जो कि पूरा का पूरा अमेरिका में। मोजेब। एक है पैटागोनिया, अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में पैटागोनिया, मरुस्थल का नाम है पैटागोनिया। देखो ये तो रहे सारे के सारे आपके कौन सा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। अपन इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई काम नहीं है। हम अपना काम करते हैं जो हमें पढ़ना था, जो हमारे सिलेक्शन के लिए जरूरी है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और हम जो पढ़ रहे थे एनवायरमेंट इकोलॉजी उस पर चलते हैं, है ना। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस समय सुबह के 4 बजने वाले हैं, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं सुबह का 4 बजने वाला है। और आपको एक बात और जानकर खुशी होगी कि आज लॉकडाउन 2 का अंतिम दिन है। मतलब आपको जब ये वीडियो मिल रहा है तो उससे कुछ दिन पहले वीडियो बन चुका है। चलिएगा तो शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों हमने शुरू किया था पर्यावरण पारिस्थितिकी। शुरुआत से चलते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? जल, स्थल, वायु, जैव। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आपस में क्रिया करते हैं और इसकी क्रिया जिन जगहों पे होती है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास का जो भी एरिया है वो पर्यावरण कहलाता है। इकोलॉजी की बात करें, पारिस्थितिकी की, तो पर्यावरण का
अध्ययन, पर्यावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता? पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे स्थल का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्थलीय पारिस्थितिकी। जब हम स्थल के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? स्थलीय पारिस्थितिकी। स्थलीय पारिस्थितिकी की हम बात करें, इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं जो हमें पढ़ना होता है? हमें पढ़ना होता है मृदा, हमें पढ़ना होता है वन, हमें पढ़ना होता है घास, हमें पढ़ना होता है मरुस्थल, हमें पढ़ना होता है पर्वत, पठार, मैदान। ये इतनी चीजें हमें स्थल में दिखाई देती हैं जो हमें पढ़ना होता है। मृदा का टॉपिक हो गया है, वन हो गया है, घास हो गया है, मरुस्थल आपका नहीं हुआ। हम शुरू करेंगे मरुस्थल। पर्वत, पठार, मैदान, ये दोनों आपके ज्योग्राफी के हैं, चैप्टर हैं। ये आपका मेनली भूगोल का है। ये भी भूगोल के हैं, लेकिन हम इन्हें इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि अगर हम पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण में हम चीजें पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे। मरुस्थल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विस्तार प्लस वितरण। आपने पूरे विश्व में विस्तार देख लिया है। आपको खास बात बता दूं, पूरे स्थल का 18% भाग मरुस्थल है। पूरे स्थल का कितना भाग है? 18% भाग मरुस्थल के रूप में होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मरुस्थल भूमि का 7वां हिस्सा है। जितनी हमारी भूमि है उसके 7वें हिस्से में मरुस्थल है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वितरण पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, जो आप पढ़ चुके हो। स्थिति कहां कहां है, मैप में आप स्थिति देख चुके हो। अगली चीज आप पढ़ोगे इसमें, मरुस्थल होने के कारण क्या हैं। आखिर मरुस्थल बने कैसे, मरुस्थल होते क्यों हैं। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, मरुस्थल का प्रभाव क्या है। मरुस्थल अगर बढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या समस्या आएगी। मरुस्थल रोकने के उपाय। मरुस्थलीकरण रोकने के हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। और एक पॉइंट यहां पे हम और कर लेंगे, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण की विधियां। आपको एक बात बता दूं, जब हमने स्थलीय पारिस्थितिकी की शुरुआत में पहले दिन की क्लास की थी, तो हमने कहा था हम पढ़ेंगे स्थल क्या है, स्थल प्लस पर्यावरण पढ़ेंगे, स्थल के संसाधन पढ़ेंगे, स्थल की ऊर्जा पढ़ेंगे। स्थल से हमें कौन कौन सी ऊर्जा मिलती है, मृदा से कौन सी ऊर्जा मिलती है। तो देखो, ये संसाधन का हमारा लास्ट टॉपिक है मरुस्थल। मरुस्थल एक प्रकार का संसाधन है, ये अंतिम है। इसके बाद अब हम यहां से मूव करेंगे अन्य क्षेत्रों में, चाहे हम जल ले लेंगे या वायु। तो बेसिकली हम जल उठाएंगे, जल पर चलेंगे। जल और वायु जब हो जाएगा तब आएगा हमारा जलवायु परिवर्तन, तब मजा आएगा, है ना। उसी का वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो अभी क्या करना है, हम बात करते हैं विस्तार की। 18% भाग में विस्तार है। पाया कहां जाता है, तो ये पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिम में। अभी आपने महाद्वीप का पूरा एक मैप देखा था, तो आपने देखा होगा सबके किनारे किनारे ही पाए जाते हैं। अफ्रीका वाला सब, यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया देखा था, उसके भी क्या पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं। इनका जो क्षेत्रफल होता है वो लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास होता है।
इनका जो भी एरिया होगा वो 30 डिग्री के आसपास होगा, या हम लिख सकते हैं 15 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ही पाए जाते हैं। जो विषुवत रेखा होती वहां नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश होगी तो फिर वहां मरुस्थल नहीं होगा। जहां बारिश नहीं होती वहां मरुस्थल होता है। यहाँ पे बारिश कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो सवाना घास के मैदान हो जाते हैं। क्या हो जाता है? सवाना घास के मैदान हो जाते हैं। ओके, चलेगा। इसी स्थिति को ये 3 पॉइंट लिख लेंगे और 1-2 पॉइंट आगे लिख लेंगे, मैं बोले दे रहा हूं। एक संस्था है ग्लाडा, GLADA लिखेंगे। ग्लाडा के अनुसार, ग्लाडा के अनुसार ग्लाडा के अनुसार विश्व में 1981 से 2003 तक, 1981 से लेकर 2003 तक क्या हुआ? 1981 से लेकर 2003 तक 24% हिस्सा, 24% हिस्सा गैर कृषि योग्य हो गया, या अपक्षयित हो गया। अपक्षयित का मतलब बिना कृषि का हो गया, या मरुस्थल बनने की कगार पे आ गया। कितने प्रतिशत हिस्सा? 24% हिस्सा आ गया। ये जो 24% है ये आपका कृषि भूमि का 1/5 भाग है। पूरे विश्व की जो कृषि भूमि है उसके 1/5 भाग के बराबर ऐसी जमीन है जो अपक्षयित हो रही है, समाप्त हो रही है, जो कृषि योग्य नहीं बचेगी बहुत जल्द। ये वही हिस्सा है विश्व का 12%। जो मिट्टी खराब हो रही है, जो जमीन खराब हो रही है, विश्व का 12% है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 18% भाग मरुस्थल है। अगर 100% भारत को ले तो भारत में 18% भाग, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। 18% क्षेत्रफल क्या है? मरुस्थल के नाम से, मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगली चीज लिखेंगे, मरुस्थल होने के कारण क्या है। अगर किसी भी जगह पर, आपने पीछे लिखा था ना मरुस्थल, तो लिखेंगे मरुस्थल होने के कारण क्या है, रीजन क्या है मरुस्थल के कारण। आखिर मरुस्थल हो रहा है तो उसका कारण क्या है? लिखेंगे पहला निर्वनीकरण, निर्वनीकरण, वनों की समाप्ति, पहला कारण है निर्वनीकरण। अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, लिखते चलिएगा, अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। सघन कृषि, सघन कृषि, अतिक्रमण, अतिक्रमण, चौथा पॉइंट अतिक्रमण। भूमि के प्रयोग में बदलाव, भूमि के प्रयोग में बदलाव, 4-5 जो भी हो आपका पॉइंट ले लीजिएगा। भूमि के प्रयोग में बदलाव, ये हमारे देश में रीजन है कि आखिर मरुस्थल क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है। अगली चीज आपने पीछे लिखा है कि अगर मरुस्थल होंगे तो मरुस्थल होने से प्रभाव क्या होगा। मान लीजिएगा मरुस्थल हैं तो मरुस्थलीकरण का प्रभाव क्या होगा। मरुस्थलीकरण के प्रभाव, देखो मरुस्थल का मतलब क्या होता है, ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है, जिसमें रेत पाई जाती है, और ऐसी भूमि जो बंजर बनने की दिशा में अग्रसर, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रभाव क्या होंगे, प्राकृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव या सामाजिक प्रभाव,
आर्थिक प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव। लिखेंगे प्राकृतिक प्रभाव क्या होगा अगर हमारे देश में बढ़ेगा मरुस्थलीकरण। तो पहला पॉइंट बना के लिखते चलेंगे। मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक कारण, पहला कारण मृदा अपरदन होगा। सबसे पहले क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन होगा तो मिट्टी की उर्वरकता गायब हो जाएगी। उर्वरकता गायब हो जाएगी तो क्या वहां पे कृषि हो सकती, कृषि नहीं होगी, कृषि समाप्त हो जाएगी। तो फिर भूख तो फिर लड़ाई, विश्व युद्ध, मरकट शुरू। देखेंगे अपरदन, मृदा अपरदन, वनस्पति विनाश। अगला पॉइंट, वनस्पति का विनाश होगा। मृदा नहीं होगी तो क्या होगा, वनस्पति का विनाश होगा। अगला लिखेंगे लवणता में वृद्धि होगी। लवणता में वृद्धि होगी। मरुस्थल का विकास होगा, विस्तार होगा। मरुस्थल भूमि का विस्तार होगा। मवेशी कुपोषित होंगे। मवेशी जो जिनसे हमें दूध मिलता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये कुपोषित हो जाएंगे तो इनसे हमें जो सामग्री मिलती है वो नहीं मिलेगी उचित। भूमि कम हो जाएगी, रहने योग्य, क्योंकि जंगल में आप रह सकते हो लेकिन मरुस्थल रहने लायक जगह नहीं होती है। भूमि कम हो जाएगी, कृषि कम होगी। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चिंता है। क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ जाएंगी। सांस्कृतिक कारण लिखेंगे। मरुस्थलीकरण के सांस्कृतिक कारण क्या होंगे, भूखमरी होगी। भूखमरी, मिट्टी से उत्पादन नहीं होगा तो भूखमरी होगी ही होगी, और तो कोई रीजन ही नहीं है। स्वच्छ पानी का अभाव होगा। स्वच्छ पानी का अभाव होगा। मरुस्थल में क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है, पानी सारा गायब हो जाएगा। बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियों की संख्या बढ़ेगी। फसल तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। फसल तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। आय में असमानता आएगी। आय में असमानता, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम। संस्कृतियों का विनाश हो जाएगा। जो पुरानी संस्कृतियां हैं, जैसे किसी जगह पे कोई लोग रहते थे मिलकर, लेकिन किसी कारण से मरुस्थलीकरण हुआ तो वनस्पति, वहां का जो संस्कृति, जो कल्चर था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। संस्कृतियों का विनाश हो जाएगा। आर्थिक कारण में लिखेंगे आय की असमानता होगी। आय की असमानता, गरीबी में वृद्धि। आय में असमानता, गरीबी में वृद्धि। आयात निर्यात में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आयात निर्यात में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक कारण, सरकार ऋण लेकर खर्चे पूरे करेगी। सरकार को ऋण लेना पड़ेगा, जिससे सरकार पर दबाव ज्यादा बनेगा। सरकार पर क्या बनेगा, ज्यादा दबाव होगा। तो ये आपका क्या है, मरुस्थलीकरण के कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है, प्रभाव है। अब अगली चीज आती है कि अगर मरुस्थलीकरण हो रहा है तो मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय क्या होने चाहिए। मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय, मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय। किसी भी जगह पर मरुस्थलीकरण हो रहा है तो वहां पे क्या उपाय किए जाएं, लिख लेंगे। यूएनसीसीडी के अनुसार, ये यूएनसीसीडी क्या बताता हूं आपको, लिखो पहले। यूएनसीसीडी के अनुसार मृदा अपरदन की रोकथाम की जाए। मृदा अपरदन की रोकथाम की जाए। मृदा अपरदन की रोकथाम की जाए। जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाए। जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाए। संवहनी चारागाह, संवहनी चारागाह का प्रबंधन किया जाए। संवहनी चारागाह का प्रबंधन किया जाए। टीलों में हवाई वृक्षारोपण किया जाए, बीज रोपण किया जाए। टीलों में
हवाई बीज रोपण किया जाए, जिससे वहां पर वृक्ष होंगे और फिर वृक्ष होंगे तो वनस्पति विकास होगा, मिट्टी बनेगी और फसल होनी शुरू हो जाएगी। उन्नत आरंभिक चेतावनी का विकास किया जाए, जहां भी समस्या बढ़ने वाली है वहां चेतावनी उपलब्ध कराई जाए कि अब सुधर जाओ, ये अंतिम स्टेज है, नहीं तो पूरी भूमि समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो एक चेतावनी के लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमें चेतावनी उपलब्ध कराए। लिखेंगे आगे, वन पशु संपदा प्रबंधन किया जाए, वन पशु संपदा प्रबंधन लागू किया जाए, वनीकरण किया जाए, वनीकरण किया जाए, वनीकरण किया जाए, और जहां वन नहीं है वहां पुनर्वनीकरण किया जाए, जहां के वन समाप्त हो गए हैं वहां पुनर्वनीकरण किया जाए। शुष्कता को कम किया जाए, शुष्कता को कम किया जाए। एक और काम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, क्या कर सकते हैं, ऊसर भूमि का उद्धार किया जाए, ऊसर भूमि का पुनरुद्धार किया जाए। ऊसर भूमि क्या होती है, जो पहले खेती होती थी लेकिन उसमें अब क्या है, चीजें नहीं बची, तो उसका पुनरुद्धार किया जाए। पुनरुद्धार करने का मतलब क्या होगा, पहली बात तो लिखो ऊसर भूमि किसे कहते हैं। ऊसर भूमि का मतलब क्या है, कुछ लोग होंगे जो शहर वाले होंगे उनको नहीं पता होगा। ऐसी भूमि होती है जो खेती किए बिना या उपयोग के बिना छोड़ दी जाती है, ऐसी भूमि जो उपयोग के बिना छोड़ दी जाती जो या कृषि करने योग्य नहीं रहती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। अब इसके तरीके क्या होंगे, ऊसर भूमि को बचाने के लिए कंटूर विधि, कंटूर विधि का प्रयोग किया जाए। क्या है कंटूर विधि, बताता हूं आगे। कंटूर विधि का प्रयोग किया जाए, जल संग्रहण किया जाए, जल संग्रहण करोगे तो ऊसर भूमि पुनः मरुस्थल होने की जगह खेती लायक बन जाएगी। जल संग्रह किया जाए ऊसर भूमि को बचाने के लिए, मृदा का संरक्षण किया जाए, मृदा संरक्षण किया जाए, मृदा संरक्षण, मिट्टी को बचाया जाए, मिट्टी अपरदन ना हो, और कुछ भी करके यहाँ फसल उगाई जाए, फसल उगाने का प्रयास किया जाए, फसल उगाने का प्रयास। एक बार फसल आ गई तो फिर ये चैन बन जाती है और फिर हमेशा फसल वहां पे उगती रहती, कुछ भी हो जाए ऐसा करना चाहिए। आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, फसल उगाने के लिए किसी भी जगह पर फसल के लिए जरूरी है, वैसे तो 7 तत्व जरूरी होते हैं लेकिन मिनिमम 3 चीजें ज्यादा जरूरी होती है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यही आपकी DAP में मिली होती जो आप खाद यूज करते हो। अब अलग से जिन जगहों पे नहीं होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो वहां पे खाद के रूप में डाला जाता है। वैसे तो 78% नाइट्रोजन वातावरण में है लेकिन वो हवा से नहीं ले पाते पौधे, वो जमीन में मिट्टी से लेते हैं, तो इसके लिए हमें खाद के रूप में यहाँ पहुंचानी पड़ती है फसल। ये जो उर्वरक का काम शुरू हुआ कि उर्वरक बनाना शुरू किया जाए, तो पहली उर्वरक फैक्ट्री जो है वो जर्मनी में लगाई गई थी 1914 में। पहली उर्वरक बनाने की फैक्ट्री जर्मनी में बनाई गई थी 1914 में। ठीक है, तो ये अलग से पॉइंट था, इसका कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ऊसर भूमि को बचाया जाएगा तो मरुस्थलीकरण रोकने का एक उपाय हो सकता है। और क्या कर सकते हैं मरुस्थलीकरण रोकने के लिए, लिखेंगे अगला पॉइंट, IWMP प्रोग्राम, IWMP इंटीग्रेटेड वाटर सीड मैनेजमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं एकीकृत जल विभाजक
प्रबंधन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2008 में बंद कर दिया गया। इसमें 3 सेक्टर थे, 3 क्षेत्र थे जहां पर इस काम किया जाता था। ये ग्रामीण मंत्रालय के अधीन होता था, भारत सरकार के लिए है ये जो प्रोग्राम है, ये भारत का है, ठीक है, भारत का। भारत में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें 3 चीजें शामिल थी। पहला क्या था, 3 क्षेत्र में ऊसर भूमि पुनरुद्धार लिख लीजिएगा साफ साफ। ऊसर भूमि का हमें क्या करना है, पुनरुद्धार करना। इसके 3 क्षेत्र थे, एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन प्रोग्राम के, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम था। इसमें क्या क्या था, एक तो था ऊसर भूमि विकास, दूसरा था सूखा क्षेत्र विकास, सूखा क्षेत्र विकास, सूखा जो भूमि सूखाग्रस्त है उसका विकास किया जाए, और मरुस्थल भूमि विकास, मरुस्थल भूमि विकास। विकास का मतलब मरुस्थल भूमि नहीं बढ़ाना, मरुस्थल भूमि के आसपास विकास करना। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया 2008 में प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना। तो अभी ये तीनों योजनाएं मर्ज करके प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना में चली गई हैं। तो इससे भी क्या होता है, हमारे देश में वनों को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वन बढ़े, कृषि भूमि बढ़े, लेकिन मरुस्थल ना बढ़े, क्योंकि मरुस्थल का कोई लाभ नहीं है, मरुस्थल में कोई फायदा हमें नहीं मिलता। तो ये चीजें रोकने के लिए होती हैं। और आगे लिखेंगे, ये सब प्रोग्राम है जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। आगे लिखेंगे NAPCD। NAPCD लिखेंगे इसमें। NAPCD में, NAPCD का मतलब क्या है, मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने हेतु, मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने के लिए, मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने के लिए नेशनल एक्शन प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्रोग्राम, NAP का मतलब हो गया नेशनल एक्शन प्रोग्राम, C से हो गया कमबैक, D से क्या हो गया डिवीजन, कमबैक डिवीजन फॉर नेशनल एक्शन प्रोग्राम, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये बनाया गया था UNCCD के द्वारा। ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा बनाया गया था, ये UNCCD के द्वारा बनाया गया था। NAPCD प्रोग्राम UNCCD के द्वारा, UNCCD पीछे भी आया था, आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। इसके द्वारा बनाया गया था। लिखेंगे, या उन जरूरतों की पहचान करता है, या उन जरूरतों की पहचान करता है जो संपोषणी विकास, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, या संपोषणी विकास, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। फिर से लिख लीजिएगा, मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने हेतु नेशनल एक्शन प्रोग्राम 2001 में तैयार किया गया। यह उन जरूरतों की पहचान करता है, यह उन जरूरतों की पहचान करता है जो संपोषणी विकास, जो संपोषणी विकास, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, जो संपोषणी विकास, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, प्रबंधन, सामाजिक आर्थिक मुद्दे, समुदाय आधारित प्रोजेक्ट का निर्माण करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, जागरूकता को बढ़ावा देना के लिए काम करता है।
जागरूकता बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे किस प्रकार से मरुस्थलीकरण को बचा सकते हैं। अगला पॉइंट बना के स्वयं मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय क्षमता, स्वयं मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय क्षमता, स्वयं मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय क्षमता, इसे 2007 में बनाया गया। इसने भारत को सलाह दी कि भारत नैप प्रोग्राम को लागू करे, नेशनल एक्शन प्रोग्राम या प्लान को लागू करे। नैप को भारत लागू करे, नैप मतलब नेशनल एक्शन प्लान को या नेशनल एक्शन प्रोग्राम को भारत सरकार क्या करे, लागू करे। कहां लागू करे, जो जमीन पूरी तरह से बंजर नहीं हुई है उस पर लागू किया जाए, उसे पुनः कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाए या चारागाह में परिवर्तित किया जाए। जो जमीन पूरी तरह से ऊसर नहीं हुई है उसे प्रयोग में लाया जाए। कानूनी सहायता और एनजीओ को सहायक रूप में शामिल किया जाए। कानूनी सहायता को बढ़ावा देना और एनजीओ को यहाँ पे शामिल करना। सूचना और चेतावनी तंत्र बनाना, सूचना और चेतावनी तंत्र बनाना, सूचना और चेतावनी तंत्र का विकास करना। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट बना के SLEM, सलेम लिखेंगे। क्या है, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। यह भारत सरकार और GEF की साझेदारी से बनाया गया। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भारत सरकार और GEF के द्वारा बनाया गया। GEF का हिंदी मतलब है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के द्वारा बनाया गया। भारत और वैश्विक पर्यावरण सुविधा के द्वारा बनाया गया। इसका उद्देश्य है सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना, सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का प्रयोग करना, जैव विविधता का प्रयोग करना, पारिस्थितिकी प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखना, पारिस्थितिकी प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखना, वस्तु और सेवा की आपूर्ति को बढ़ावा देना, वस्तु और सेवा आपूर्ति को बढ़ावा देना। तो ये बहुत सारे कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने देश में, अपने समाज में, अपने विश्व में मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। हालांकि इसका कोई एक खास सिस्टम नहीं है जो इस दिशा में काम करता। ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम है, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। हाँ, UNCCD यह एक प्रोग्राम बड़ा है, लिख लेंगे UNCCD क्या है। UNCCD क्या है लिखेंगे। इसे रियो सम्मेलन के दौरान मरुस्थलीकरण से मुकाबले के लिए बनाया गया था। रियो सम्मेलन के दौरान मरुस्थलीकरण से मुकाबले के लिए बनाया गया था। भारत भी इसका सदस्य है। यह मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण और सूखे पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, दोस्तों आज की क्लास का अंतिम टॉपिक मृदा संरक्षण कैसे हो सकता है, मृदा संरक्षण कैसे किया जाएगा। लिखेंगे मृदा संरक्षण कंटूर विधि उधर आया था ना, तो कंटूर विधि समझना था, लिख लेंगे मृदा संरक्षण। लिखेंगे पहला पॉइंट, मिट्टी में धान की भूसी मिलाकर कृषि योग्य बनाना। अगर आप मिट्टी में धान की भूसी मिला दोगे तो वो मिट्टी जो है थोड़ा सा टाइट हो जाएगी और पानी का कटाव कम होगा। बाहर के से हवा से जो पोषक तत्व आएंगे उसी में फंस जाएंगे, और चूंकि भूसी थोड़े दिन बाद सड़ जाती है तो उससे भी जो तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, जिससे वह जमीन कृषि योग्य हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा तनुकरण करके, दूसरा पॉइंट है तनुकरण।
तनुकरण। तनुकरण का मतलब किसी मिट्टी में तेजी से बहुत ज्यादा पानी डाला जाए जिससे कटाव हो और खराब मिट्टी बह जाए, अच्छी अच्छी मिट्टी बचे। हालांकि इसके लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए सक्सेस नहीं है। तनुकरण। तनुकरण। अगला वाष्प निष्कासन। अगला तरीका है मृदा संरक्षण का वाष्प निष्कासन। वाष्प निष्कासन। वाष्प निष्कासन का मतलब क्या होता है? मिट्टी को बार बार इधर उधर पलटा जाए, जुताई की जाए और मिट्टी के नीचे जो जगह खाली होगी वहां हवा भर जाएगी। जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो नीचे हवा, पानी, वाष्प जो भी होगा वो ऊपर उड़ेगा। ऊपर उड़ेगा तो जगह खाली होगी, वहां कुछ चीजें और भर जाएंगी जिससे वहां पर वो कृषि योग्य हो जाता है। लेकिन अपने आप में ये भी सक्सेस नहीं है। आगे लिखेंगे जैव उपचार। जैव उपचार। मिट्टी में अगर हम केचुए छोड़ दें, जो छोटे छोटे होते हैं ना केचुए, पानी में देखेंगे बरसात होती बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं केचुए, तो अगर आप केचुआ छोड़ दोगे तो केचुआ किसान मित्र होता है, जमीन के नीचे जाएगा, नीचे की मिट्टी को ऊपर फेंक देता है, तो उपजाऊ मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाती है, जो कि क्या है, अच्छा होता है, कृषि के लिए लाभदायक होता है। अगला है पादप उपचार। अगला तरीका है पादप उपचार। पादप उपचार। पादप उपचार का मतलब क्या हुआ? उस जगह पर किसी भी तरीके से व्यवस्था की जाए कि वहां छोटे छोटे पौधे आ जाएं, लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि एक बार वृक्ष होगा तो वृक्ष के नीचे भी बहुत सारी घास जग आती है, धीरे धीरे वहां पर कुछ भी संभव हो सकता है। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, कंटूर विधि। ये ढलान वाली जगहों पे होता है, जैसे ढलान बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हम क्या करें, हल्का सा रोक दें, इस तरह से कंटूर बना दिया जाए। ऊपर जो मिट्टी आएगी यहाँ रुकेगी, फंसेगी, फिर यहाँ फंसेगी, तो इन जगहों पे पोषक तत्व बढ़ते जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, कृषि योग्य चीज हो जाएगी। इसे कंटूर विधि कहते हैं। ये पानी वाली जहाँ पे ढाल ज्यादा होता है वहां पे किए जाते हैं। आपने देखा होगा दूसरा एक तरीका है कंटूर विधि के बाद, सीढ़ीदार खेत। सीढ़ीदार खेत। सीढ़ीदार खेत का क्या फायदा है? ये पहाड़ है, यहाँ इस तरह से खेत बना लिए जाते हैं अपने हिसाब से। इससे भी क्या होता है, पानी धीरे धीरे नीचे उतरता है, तो इन जगहों पे कृषि की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मृदा का ज्यादा विकास नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है। आगे लिखेंगे परिधि बहाव नियंत्रण। परिधि बहाव नियंत्रण विधि। परिधि बहाव नियंत्रण, इसका मतलब क्या है, किसी एक जगह में ढलान ज्यादा है, पानी यहाँ पे गिरा, बारिश हुई तो सीधे बह जाएगा, तो हम यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लगा दें, इससे पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पानी रुकेगा तो अपने काम में आ जाएगा। आप यहाँ पे वृक्ष लगा दो तो आप ये हो गया पवन अवरोधक विधि। हवा से भी क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपको बता दूं मैं, जो मृदा अपर्दन है ये जल से होता है लगभग 40% के आसपास। जो मृदा में अपर्दन होता है 40%, या आप इसे कह सकते हो लगभग 37% किससे होता है, जल से। हवा से या पवन से होता है लगभग 3% के आसपास, और लवणों से, कणों से एक जगह से दूसरी जगह वो 2% से भी कम होता है। तो सर्वाधिक जो मृदा अपर्दन होता है जल से होता है, फिर इसके बाद किससे होता है, पवन से होता है। इतना बहुत है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चीजें हमने बहुत सारी कर ली। अपना उद्देश्य ये पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि ये जो शब्द यूज हो रहे हैं ना, पानी, मृदा, हम चलेंगे आगे पानी पर बात करेंगे। भारत में हमें ले जाना है कि भारत में मरुस्थलीकरण अगर कम हुआ तो उसके क्या फायदे हैं, पंजाब में मरुस्थल कैसे बन रहा है, पंजाब की खेती खराब क्यों हो रही है। रीजन हरित क्रांति का वहां पे विकास किया गया, खाद का ज्यादा यूज किया गया, फर्टिलाइजर का, जिसकी वजह से वो जमीन अनउपजाऊ हो गई। ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए, ऐसी चीजों को जानने के लिए हमें बेस बनाना जरूरी था, तो हमने आज अपना बेस बना लिया। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपका हरित क्रांति पर,
सिंचाई व्यवस्था पर, और भारत में जो नई तकनीकी है, जैव तकनीकी वगैरह, सामाजिक वानिकी, पहली हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, इन सब पर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद अपना ये टॉपिक बाइंड अप होगा। स्थल मंडल का जो टॉपिक है वो हम एक छोड़ देंगे, ऊर्जा वाला, हाँ, कि मृदा से कौन कौन सी ऊर्जा हमें मिलती है, तो ये छोड़ देंगे, ये एक साथ करेंगे ऊर्जा वाला। जब प्रदूषण पढ़ेंगे तो वहां पे कर लेंगे, बस ऊर्जा का छोड़ेंगे। स्थल का शुरू करेंगे, नदियां देखेंगे कौन कौन सी हैं विश्व की, झील, सागर, ये सब देखेंगे और फिर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। कोई समस्या तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके पास मेरे नंबर हैं। फिर मिलेंगे और फिर आगे करते जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।